हेलो डियर, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो यहाँ पे आप लोग को आज फर्स्ट ईयर का बायो साइंस शुरू कर रहे हैं फिर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले सप्ताह में जो भी वीडियो आता था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एक साथ आता था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में दोनों में हैं, कॉमन है। तो जो भी बाकी रह गया उसको हम लोग कर लेंगे, एक सप्ताह और लेंगे, उसको कर लेंगे। देखिए इससे होगा क्या कि आपके 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का साथ हो जाएंगे, तो 10-12 क्वेश्चन आपको तो निकल जाएंगे ना। तो इसलिए दोनों के लिए ज़रूरी है कि अगर दोनों में पढ़ना है तो एक ही वीडियो से हो जाए, क्यों दो वीडियो लाना है और आप लोग अलग अलग जो है वीडियो लाएं। इससे तो फ़ायदा हम ही को होगा, बट मैं नहीं चाहता हूं कि ज़्यादा फ़ायदा हो। आप लोग अपने फ़ायदे के काम कीजिए, आप लोग पढ़िएगा तो जॉब होगा, नहीं पढ़िएगा तो जॉब नहीं होगा, सीधी सी बात है। चाहे मेरिट पर बहाली आए, चाहे आपका कंपटीशन पर बहाली हो, अगर नहीं पढ़िएगा तो जॉब नहीं होगा, सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ। और फर्स्ट ईयर में अगर आप फेल हो गए तो फिर सेकेंड ईयर में मुश्किल हो जाएगा रिकवरी करना। फेल के मीन्स नंबर कम आ गया या नहीं पढ़े तो सेकेंड ईयर में रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि सेकेंड ईयर जीएनएम का सबसे बड़ा जो है ईयर होता है और सबसे ज़्यादा वहाँ पे सवाल पढ़ना है। बाकी चलिए, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यूनिट नंबर 6 हम शुरू कर रखे हैं। उसमें का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को मैं पढ़ा भी चुका हूं, जो कि लॉन्ग में 10 नंबर में पूछता है। वो था मेरा रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोग बहुत सारे ऑर्गेन के बारे में देखें, फेरिंग्स, लायरिंग्स, ठीक है, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियाज, ठीक है, एल्वोली, लंग्स, डायफ्राम, बहुत सारे चीज़ों को मैंने इस रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखा। तो इस श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग देख चुके हैं, फिगर वगैरह भी देख चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में ये पूछ सकता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, चित्र सहित व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन तो ये हो गया जो कि पढ़ा चुके हैं। दूसरा प्रश्न लॉन्ग में ये पूछ सकता है आपसे कि मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन मतलब श्वसन की क्रिया विधि को बताए या श्वसन के क्रिया विधि को समझाए, ऐसे पूछ सकता है। तो रिस्पायरेटरी चैप्टर से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और दोनों में से कोई एक पूछ लेता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको दोनों पर कमांड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग यही मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन को देखने वाले हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन है क्या, मतलब रिस्पायरेशन की क्रिया विधि। तो एक भाषा लैंग्वेज में सीधा समझिए कि क्रिया विधि का मतलब हुआ कि श्वसन जो है एक व्यक्ति में कैसे होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर श्वसन के क्रिया कर रहा है तो उसका कौन कौन से प्रोसेस के तहत उसका जो है यह चीज़ें श्वसन की क्रिया होती है। तो इस चीज़ को जो है हम लोग क्रिया विधि कहते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस के तहत व्यक्ति श्वसन लेता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, वही प्रोसेस को हम लोग, उसी प्रक्रिया को हम लोग जो है क्या कहते हैं, श्वसन की क्रिया विधि कहते हैं। तो इसको हम तो डिटेल में पढ़ना है। चलिए देखिए, वायु मार्ग द्वारा शुद्ध वायु का फेफड़ों में जाना और वापस उसी मार्ग से अशुद्ध वायु का बाहर को आना ही श्वसन क्रिया है, ठीक है। श्वसन वायु के लय ताल में आवागमन की क्रियाओं को प्रश्वसन, इंस्पायरेशन तथा निश्वसन कहते हैं। अब आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में चाहे हम श्वसन ले मतलब गैसों को अंदर ले या गैसों को बाहर छोड़े मतलब श्वसन को बाहर छोड़े, दोनों के लिए एक ही रास्ता है। ऐसा नहीं है कि श्वास लेने के लिए अलग रास्ता है और श्वास छोड़ने के लिए जो है दूसरा रास्ता बनाया गया है, ऐसा नहीं है। जिस मार्ग से हम श्वसन की क्रिया अंदर की तरफ लेते हैं, मतलब वायु को वातावरण से जो हम लेते हैं, उसी मार्ग को हम लोग वायु मार्ग कहते हैं। और जब हमें श्वसन छोड़ना होता है तो जो है हम उसी मार्ग के तहत जो है अंदर से गैसों को छोड़ते हैं, ठीक है। तो यही जो है हमारा क्रिया होता है, लेना और छोड़ने को जो है हम लोग श्वसन क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे वातावरण से शुद्ध वायु को वायु मार्ग के जरिए अंदर लेते हैं तथा अशुद्ध वायु को जो है शरीर से पुनः उसी मार्ग से बाहर की तरफ जो है आना ही श्वसन क्रिया कहलाता है, सीधी सी भाषा में, समझ गए। अब आगे देखिए, वायु लय मतलब एयर के जो रिदिम होता है, इस रिदिम में लय ताल में आगमन की क्रियाओं को प्रश्वसन, आगमन मतलब क्या कि वायु अगर अंदर आता है तो उसे हम लोग प्रश्वसन। अब यहाँ पे मत समझिएगा कि हिंदी में निश्वसन है, मतलब नी मतलब अंदर की तरफ, गलत हो जाएगा। ये इंग्लिश वाला नहीं समझ में आता है, प्रश्वसन। तो यहाँ पे इंस्पायरेशन देखिए मतलब अंदर की तरफ, एक्सपायरेशन मतलब बाहर की तरफ। अगर वायु जो है अंदर की तरफ आएगा
तो उस क्रिया विधि को हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं। अगर हम गैसों को छोड़ते हैं, श्वास के जरिए छोड़ने का काम करेंगे तो उसे एक्सपायरेशन कहते हैं, यानी बहिर्श्वसन, और एक इंस्पायरेशन अंतःश्वसन। दो क्रिया विधि होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के कितने क्रिया विधि हैं? दो विधि हैं। एक जो हम अंदर की तरफ श्वास को लेते हैं तो वह हमारा हो जाएगा इंस्पायरेशन, इसे प्रश्वसन कहिए या जो है अंतःश्वसन कहिए, एक ये हो जाएगा। दूसरा ये होगा एक्सपायरेशन, मतलब निःश्वसन, या इसी को हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो यह दो क्रिया विधि हो गया टाइप्स में, समझ गए। अब दोनों को हमको लिखना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो इसको समझिए, इंस्पायरेशन मतलब अंदर की तरफ। अब हम किन किन प्रोसेस, ये तो जान लिए कि श्वसन को अंदर लेंगे वायु मार्ग के जरिए शुद्ध वायु को, तो वह जो है अंदर लेना मतलब इंस्पायरेशन, मतलब वह जो है अंतःश्वसन होगा, जिसे हम लोग प्रश्वसन भी कहते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है, अब हम श्वास कैसे अंदर लेते हैं, अंदर कैसे जाता है, कैसे वह अंदर काम करता है, फिर वह जो है श्वास हम लेते हैं जो उसमें ऑक्सीजन होता है तो वह ब्लड में मिलता है, कैसे मिलता है, मतलब यह काम कैसे, इसका क्रिया कैसे होता है जो लेते हैं हम लोग श्वसन अंदर की तरफ, यह इंस्पायरेशन का काम क्रिया कैसे होता है, इस चीज को हमको समझाना होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए, देखिए, इंस्पायरेशन प्रश्वसन कहिए या अंतःश्वसन कहिए, बात वही है, ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रश्वसन में डायफ्राम की पेशियाँ तथा इंटरकॉस्टल पेशियाँ जो है तंत्रिकाओं से उत्तेजित स्टिमुलेट होकर, अब यहाँ पे देखिए आपको मुख्यतः एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारे जो श्वास खींचते हैं और जो छोड़ते हैं उसमें एक दो पेशियाँ होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक डायफ्राम की पेशी होती है और एक आपका इंटरकॉस्टल पेशियाँ होती है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो भी पेशी है हमारे बॉडी में, कोई भी ऑर्गेन है, सब में नर्व जो है बिना नर्व के जो है हमारा वो ऑर्गेन काम नहीं कर पाएगा और ना हम उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। तो आपके शरीर में जैसे आप सुनते हैं तो सुनने का आभास कैसे होता है, हमारे ब्रेन में नर्व जुड़ा हुआ है कान से, तो वह जो है ऑडिटोरियो नर्व होता है। देखने का नर्व है, कोई चीज़ को हम देखते हैं तो पहचानते हैं कि हाँ ये फलाना चीज़ है, ऐसा दिख रहा है। कैसे पहचान पाते हैं? वह नर्व होता है जो हमारे ब्रेन को संदेश देता है कि हाँ ये फलाना चीज़ है। देखते हैं हम आँख से, आँख मेरा लेंस का काम करता है, लेकिन देखने के बाद ज्ञान जो मिलता है कि हाँ ये फलाना चीज़ है, तो वह हमारे नर्व के द्वारा ही होता है। तो उसी प्रकार से हमारे हर एक चीज़ में, हर एक ऑर्गेन में नर्व जो है फैला हुआ है। नर्व कहिए तो तंत्रिका, ठीक है, जो ब्रेन को सिग्नल देता है, जो भी चीज़ के, जो भी ऑर्गेन में, जो भी ऑर्गेन का जो चीज़ का उद्देश्य होता हो उसका जो है सिग्नल ब्रेन को ये नर्व ही देता है, तंत्रिका ही देता है। तो उसी प्रकार से जो डायफ्राम का पेशी है और जो इंटरकॉस्टल पेशियाँ हैं, इसमें नर्व जो है क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, उत्तेजित होता है, और एक साथ जो है कंट्रैक्ट होता है, संकुचन होता है, जिससे पसली तथा डायफ्राम ऊपर व बाहर की ओर एक साथ फैलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा, जैसे हम श्वसन लेते हैं मतलब अंदर खींचते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो डायफ्राम होता है डोम के आकृति का होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। अब यहाँ एक फेफड़ा हमारा समझिए यहाँ है और एक फेफड़ा समझिए हमारा यहाँ है। तो जब हम खींचेंगे तो कहीं ना कहीं फेफड़ा हमारा क्या होगा, फूलेगा, ठीक है ना। इसमें वायु भरेगा, इसके अंदर एल्वोली है तो इसमें वायु भरेगा तो ये नीचे की तरफ खिंचाएगा, ठीक है। इसमें भी जो है कैपेसिटी बढ़ेगा, नीचे की तरफ खिंचाएगा। तो ये जो डायफ्राम है यह जो है लेने के समय ये प्रेशर देता है, फिर जो है हमारा लंग्स, तो यह जो है डायफ्राम नीचे की तरफ जो है कंट्रैक्ट करता है, संकुचित होता है, जिससे जो डायफ्राम है और जो हमारा पसली है, जो रिब्स है, वह क्या होता है, ऊपर की तरफ तथा बाहर की ओर क्या होता है, एक साथ फूलता है। फूलता क्यों है? क्योंकि जब हम खींचते हैं तो एयर की कैपेसिटी जो है लंग्स में बढ़ता है, जिसके कारण दबाव जो है लंग्स किस पर देता है, डायफ्राम पर देता है, और डायफ्राम जो है क्या होता है, हमारा फैलता है, ठीक है, समझ गए चीज़ों को, और नीचे की तरफ संकुचित होता है, समझ गए चीज़ों को। तो ये समझ गए, चलिए, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बातें हैं कि हमारा जो लंग्स है वह कहाँ पे स्थित है, थोरेटिक कैविटी में स्थित है, और थोरेटिक कैविटी में ही जो है डायफ्राम है, जो क्या करता है, डायफ्राम एब्डोमिनल कैविटी और वक्ष कैविटी को अलग करता है, दोनों के बीच में है, ठीक है। तो अब मानिए कोई भी चीज़ प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक है, उसमें हम पानी भरेंगे तो उसका आकार
आकार बढ़ेगा। जैसे मान गए आप कितना भी 4 किलो का पॉलीथीन ले लीजिए, ठीक है, जो सब्जी वगैरह लाते हैं, लेकिन अगर आप उसमें कुछ नहीं रखे हैं तो सुटका हुआ है, लेकिन जैसे ही आप उसमें पानी भरेंगे तो वह फूलता है, वो अपने आकार में आता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम श्वसन अंदर की तरफ लेते हैं, वायु को अंदर की तरफ खींचते हैं, तो जो हमारा डायफ्राम की पेशी होती है, जो इंटरकोस्टल पेशियाँ होती है, इसके जो नर्व होते हैं इसमें यह उत्तेजित होते हैं, एस्टिमुलेट होते हैं। और जब उत्तेजित होते हैं तो यह दोनों एक साथ डायफ्राम और इंटरकोस्टल संकुचित होते हैं। संकुचित होने से जो पसली रिब्स है और जो चूँकि हम लोग जानते हैं रिब्स के अंदर ही हमारा फेफड़ा होता है, ठीक है, हमारा रिब्स जैसे रिब्स है, इस रिब्स के अंदर ही हमारा फेफड़ा ना है, और इधर भी रिब्स है, ठीक है, इसके अंदर ही हमारा फेफड़ा है, इसको सुरक्षा रिब्स ही करता है। तो ऐसे में जैसे यह इसका कैपेसिटी बढ़ेगा, ठीक है, फेफड़ा का कैपेसिटी बढ़ेगा, क्योंकि इसमें हम वायु लिए हैं, खींचे हैं बाहर वातावरण से, तो वह वायु कहाँ आया है, एल्वोली में, जो कि फेफड़ा के अंदर होता है। तो जैसे ही वायु इसमें भरेगा तो कैपेसिटी तो बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा, फूलेगा ही फूलेगा। तो यह जो है रिब्स पर भी दबाव डालेगा और नीचे जो यह जो पेशी है डायफ्राम, इस पर भी दबाव डालेगा, यानी रिब्स और डायफ्राम दोनों पर दबाव डालेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये डायफ्राम और रिब्स जो है एक साथ क्या होता है, फैलता है और संकुचित होता है। समझ गए चीज़ों को? चलिए, जिससे वक्ष गुहा की आयतन बढ़ जाता है। जो थोरेटिक कैविटी है वहाँ का जो कैपेसिटी, जो वॉल्यूम है वह बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर फूलेगा तो वहाँ पे तो आयतन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, जो फेफड़ा है वह कहाँ मौजूद है, थोरेटिक कैविटी में ही। एवं खाली स्थान बनता है, और क्या होता है, जैसे ही आयतन बढ़ता है तो खाली स्थान बनता है। इस खाली स्थान को भरने हेतु फेफड़े जो है फैलते हैं, और ये जो खाली स्थान होता है फेफड़ा क्या होता है, भरता है वायु से, ठीक है, जिससे वातावरण की उपेक्षा, ठीक है, सॉरी, वातावरण की अपेक्षा वायु कोशों एल्वोली में दबाव कम होता है। अब देखिए, होता यह है कि जो भी हम अंदर की तरफ फेफड़ा में वायु लेते हैं ना, तो नॉर्मली हम समझते हैं कि हमारा फेफड़ा में जो है वायु भरता है, ठीक है, फेफड़ा में वायु नहीं भरता है। फेफड़ा के अंदर एल्वोली होता है, वायु कोष्ठक होता है, जो कि हम पढ़ा चुके हैं सिस्टम वाले में। तो आप लोग समझिए कि ये फेफड़ा होता है, मैं एक बार और बता ही देता हूँ। जैसे ये फेफड़ा है, ठीक है, फेफड़ा जैसे एक इधर आया है, और इसमें बहुत सारे ब्रोंकियस जो है फैले रहते हैं, और इस सभी ब्रोंकियस एल्वोली के गुच्छे जो है लगे होते हैं। अंगूर के भांति, अंगूर के गुच्छे के समान एल्वोली जो है सब ब्रोंकियाज से जुड़े होते हैं, और इसी में वायु जो है, इसी एल्वोली में वायु भरता है। इसी को वायु कोष्ठक कहते हैं। तो भरता तो इसी में है, लेकिन जो दबाव होता है वह दबाव जो है एल्वोली में नहीं होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए, दबाव कहाँ होता है, फेफड़ा पर होता है, समझ लीजिए। इसी कारण से बाहर की वायु सांस खींचने पर भर जाती है। इसी क्रिया को प्रश्वसन कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि इंस्पायरेशन, अंदर की तरफ श्वसन कैसे होता है, ठीक है, समझ गए। जैसे हमारे, देखिए सीधा समझिए, प्रश्वसन कब होगा, जब हम वायु मार्ग को अंदर की तरफ लेंगे, खींचेंगे, तो प्रश्वसन होगा, यानी इंस्पायरेशन होगा, जिसे अंतः श्वसन भी कहते हैं। अब श्वसन हम खींचते हैं तो इसमें कैसे होता है काम, तो जैसे हम श्वसन लेते हैं तो क्या होता है कि इसमें हमारा पेशी होता है, एक हमारा डायफ्राम होता है और एक इंटरकोस्टल मसल्स होता है। इसमें जो भी नर्व होते हैं वह क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, उत्तेजित होते हैं, और जैसे ही उत्तेजित होता है तो यह डायफ्राम और यह इंटरकोस्टल जो कि एक मसल्स का बना हुआ होता है, यह क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, इसमें संकुचन होता है, मतलब इसमें जो है संकुचित होता है। अब जैसे ही संकुचित होता है तो यह दबाव कहाँ देता है, यह दबाव इस पर जो है, अब जैसे ही लेता है, संकुचित होता है, तो फेफड़ा को आवश्यक जगह मिल जाता है, डायफ्राम नीचे चल जाता है, पसली जो है बाहर की तरफ क्या होता है, फूल जाता है, जिससे फेफड़ा को आवश्यक जगह मिल जाता है। अब जगह जो खाली स्थान होता है उसको फेफड़ा जो है क्या करता है, घेर लेता है, यानी फेफड़ा जो है आयतन बढ़ने के साथ जो है वह घेर लेता है उस खाली स्थान को, और उस फेफड़ा के अंदर जो हम खींचे हुए वायु है वह एल्वोली में चला जाता है, ठीक है। एक बात समझिएगा, फेफड़ा पर दबाव पड़ता है बट जो है एल्वोली पर दबाव नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि सारा के सारा खींचे गए वायु सीधा सीधा फेफड़ा के अंदर एल्वोली में चला जाता है, जिसे हम लोग वायु कोष्ठक कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग इंस्पायरेशन, प्रश्वसन कहते हैं। तो इंस्पायरेशन समझ गए। चलिए, अब जो प्रश्वसन, इंस्पायरेशन अंदर लेने की क्रिया विधि समझ गए, वह जो है छोड़ने के भी क्रिया विधि को आराम से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए,
जब डायफ्राम तथा पसलियों रिब्स और डायफ्राम की पेशियाँ की तन्यता समाप्त होती है, ठीक है, टेंशन समाप्त होती है, तनाव समाप्त होती है और पेशियाँ पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आकर शिथिल होती है तो फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड युक्त दूषित वायु जो है बाहर की निकलती है। अब आप लोग ये समझ गए होंगे, ऊपर में आप लोग देखे हैं कि एल्बोली पर दबाव जो है कम होता है, ठीक है, तो जब अंदर हम लोग खींचते हैं तो दबाव कम होता है, जिसके कारण वायु जो है वायु कोष्ठक में स्टोर हो जाता है। लेकिन जब हम वायु को छोड़ते हैं तो छोड़ने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो डायफ्राम जो है संकुचित हुआ है और जो पसलियाँ फैला हुआ है वह क्या होगा कि धीरे धीरे जो है वह क्या होगा, अपने तनाव को समाप्त करेगा। मतलब जो पहले के अवस्था में तनाव के कारण वह फैला हुआ है, चाहे वो डायफ्राम हो चाहे वह रिब्स हो, वह फैला हुआ तन्यता जो है, टेंशन जो है उसमें धीरे धीरे समाप्त होगा। और जैसे ही समाप्त होता है तो वह जो है दबाव कहाँ पर देता है, फेफड़ा पर दबाव देता है। और फेफड़ा पर जैसे ही दबाव पड़ता है तो धीरे धीरे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो दूषित वायु है वह बाहर की तरफ क्या होता है, निकलने लगता है, मतलब श्वास हम लोग छोड़ने लगते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निःश्वसन मीन्स बाह्य श्वसन कहते हैं, यानी श्वसन को छोड़ना कहते हैं, ठीक है। सीधा सी अंतर है कि अगर फेफड़ा में तनाव जो है क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, तनाव बढ़ेगा, वह जगह लेगा, ठीक है, खाली स्थान को छेकेगा, घेरेगा, रिब्स फैल जाएगा, ठीक है, डायफ्राम जो है संकुचित हो जाएगा, तो वह जो है क्या होगा, आवश्यक वायु जो है भरने के लिए यह सब जो है होता है और वह जो है इंस्पायरेशन में होगा, प्रश्वसन में। लेकिन जैसे ही तन्यता जो है पेशी का हो या रिब्स का हो, जो पहले तनाव के कारण फैला हुआ है, उसमें तन्यता समाप्त होती है, ठीक है, पेशियाँ अपने पूर्व के स्थिति में आ जाती है, शिथिल हो जाती है और फेफड़ा पर दबाव जो है क्या होता है, पड़ता है, जिसके वजह से जो फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है वह धीरे धीरे उसी मार्ग से बाहर की तरफ निकल जाता है। और इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन यानी एक्सपायरेशन कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं, ठीक है। दोनों समझ गए आप लोग। चलिए, तो क्रिया विधि को इस प्रकार आप लोग लिखिएगा, समझ गए। चलिए, मानव शरीर में आंतरिक श्वसन, ठीक है, रक्त कोशिकाओं एवं ऊतकों के मध्य में होता है। आंतरिक श्वसन की मतलब कहता है कि अंदर लेने वाला श्वसन, यह रक्त कोशिकाओं और ऊतकों के मध्य में होता है। बिल्कुल सही है, जो भी हम अंदर श्वसन लेते हैं वह सीधा के सीधा ब्लड के लिए होता है, टिश्यू के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। शरीर में श्वसन क्रिया के द्वारा अंदर ली गई वायु में अनेक गैसों का मिश्रण होता है जो निम्नलिखित है। अब जो भी हम लोग श्वसन क्रिया कहते हैं, उस श्वसन के क्रिया में हम लोग जानते हैं कि अनेकों गैस मिला होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं रहता है। तो कौन कौन से गैस होते हैं आपके सामने हैं। लगभग नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा उसमें होता है, 78% जो है क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं जो हम लोग अंदर लेते हैं, ठीक है। उसमें लगभग 21% जो है आपके ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो 0.04% होते हैं, ठीक है। अगर इसी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर व्यक्ति में श्वसन में बढ़ जाता है लेने में, तो जो है उसका दम फूलने लगता है, ठीक है। इसके अलावा जल वाष्प एवं अन्य गैस भी अल्प मात्रा में पाई जाती है। तो यह सब गैस है जो व्यक्ति अपने श्वसन में अंदर की तरफ लेता है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो यह श्वसन की क्रिया विधि मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन समाप्त होता है। यहाँ पे आपसे अगर पूछेगा कि मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन समझाइए, तो आप लोग चित्र बनाते हुए इस सभी मैकेनिज्म को और कौन कौन से गैस शामिल होता है इसको लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये यहाँ पे इंग्लिश में भी हम लोग दे दिए हैं अच्छे से, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। इतना आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, कई बार हो सकते हैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, आखिर यह क्वेश्चन जो है आपके फंडामेंटल में भी है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी है, बट यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, देख लीजिए, कि श्वसन की क्रिया विधि को मतलब रिस्पायरेशन को जो है कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो रिस्पायरेशन को प्रभावित कर सकता है। तो माय डियर एक बात समझिएगा, चाहे रिस्पायरेशन हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे पल्स रेट हो, नाड़ी दर हो, तीनों को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं लगभग समान होते हैं, ठीक है। लगभग समान कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो आपके नाड़ी दर को भी, श्वसन दर को भी और बात किया जाए तो ब्लड प्रेशर को भी, तीनों को जो है प्रभावित करता है। तो वह कौन कौन से है फैक्टर्स, चलिए हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर में अगर पूछेगा कि श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक के बताइए, तो चलिए देखते हैं।
फैक्टर्स दैट एफेक्टेड रिस्पायरेशन, जो प्रभावित करने वाला कारक है वह क्रिया कैसे करता है। देखिए, श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। कैसे निम्नलिखित है देख लीजिए। पहला में है ब्लड प्रेशर। अब मानिए किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, समझ गए। यहाँ पे देख लीजिए, कैरोटिड एवं एरोटिड साइनसिस में बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये रक्तचाप में बदलाव की पहचान करते हैं और श्वसन को भी प्रभावित करते हैं। रक्तचाप के बढ़ने पर श्वसन में कमी आने पर श्वसन की गति जो है बढ़ जाती है। अब आपको एक समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा तो देखते होइएगा, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो व्यक्ति का जो है श्वसन में कमी आने लगता है, रिस्पायरेशन में। और जैसे ही रिस्पायरेशन में कमी आता है तो व्यक्ति का जो रिस्पायरेशन रेट होता है, श्वसन का जो दर होता है वह बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर बढ़ने से। तो कहीं ना कहीं यह प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर पहला पॉइंट हो गया जो आपके रिस्पायरेशन को प्रभावित करता है। दूसरा है तापमान। जब व्यक्ति के शरीर में आप लोग देखिएगा कि जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो व्यक्ति का श्वसन की गति भी बढ़ जाती है। शरीर के तापमान कम हो जाता है तो श्वसन की गति भी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यह प्रभावित कर रहा है, प्रभावित हो रहा है। हमारा रिस्पायरेशन कहीं ना कहीं टेम्परेचर से प्रभावित हो रहा है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा श्वसन भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो श्वसन भी घट रहा है। तो एक प्रकार से हमारा तापमान भी प्रभावित करता है, ठीक है। तीसरा है वायु मार्ग में खराबी, इरिटेशन इन एयरवे। अब मान गए कोई व्यक्ति के ग्रास नाली अथवा स्वर यंत्र में कोई खराबी आ जाने से कुछ समय के लिए श्वसन की क्रिया रुक जाती है, इससे खांसी या छींके आने लगती है। मान गए आपके फेरिंग्स हो या स्वर यंत्र हो, जिसे हम लोग वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है, लैरिंग्स, ठीक है। अब आप लोग एक समझना पड़ेगा कि जो वायु मार्ग है, वायु मार्ग आपके फेरिंग्स हो गया, ठीक है, और लैरिंग्स दोनों मिलकर हमारा वायु मार्ग बनाता है जो ट्रेकिया से कनेक्ट होता है। देखिए, ये हो गया हमारा नाक का मार्ग, ठीक है। अब नाक के मार्ग जो है जुड़ा हुआ है फेरिंग्स से, तो यह नोजो फेरिंग्स भी कहलाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक फेरिंग्स है, मान गए, ठीक है। अब यहाँ फेरिंग्स है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मानिए हमारा लैरिंग्स है, यह फेरिंग्स है, ठीक है। और इधर हमारा नोज वाला है, नोज वाला एरिया है, ठीक है। फेरिंग्स हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक लैरिंग्स हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक सीधा जो है हमारा मान गए ट्रेकिया हो गया। इसके बाद जो है ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाता है, दोनों फेफड़ा में, ठीक है ना। तो अब समझ गए। तो ये जो फेरिंग्स और जो लैरिंग्स है यह श्वसन मार्ग हुआ जो श्वसन मार्ग के बनाता है, ठीक है, फेरिंग्स और लैरिंग्स, समझ गए। अगर मान गए इसमें कहीं दोनों में किसी में खराबी आ जाता है तो जाहिर सी बातें है कि आपको श्वसन मार्ग में समस्या आएगा ही आएगा, प्रभावित करेगा ही करेगा, तो जिससे छींके और खांसी आएगी, ठीक है। तो यह वायु मार्ग में खराबी, इरिटेशन इन एयरवे व्यक्ति को श्वसन में भी प्रभावित करता है। ओके। चौथा है पेन, पीड़ा। पीड़ा का मतलब होता है कि जब व्यक्ति अचानक कोई कष्ट में होता है, कोई पीड़ा में होता है, तो देखते होइएगा या तो उसका श्वसन पूर्ण तरीक़ा से रुक जाएगा, या श्वसन उसका बहुत तेज़ी से चलने लगेगा, या उसका श्वसन जो है बहुत कम हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में देखते होइएगा जैसे कोई व्यक्ति को चोट लगता है तो देखते होइएगा उसका श्वसन एकदम से तेज वृद्धि हो जाता है, ठीक है। देखते होइएगा किसी को चोट लगने से श्वसन बंद ही हो जाता है, श्वास लेना ही बंद कर देता है, ठीक है। तो वैसे में यह श्वसन को प्रभावित करता है पेन यानी पीड़ा। तो यह चीज़ें समझ गए। चलिए, पांचवा है सीमांत प्रणाली, लिम्बिक सिस्टम। भावनात्मक चिंता तथा क्रिया की एंटीसिपेशन दोनों ही सीमांत प्रणाली को प्रभावित करते हैं। यह प्रश्वसन संबंधी केंद्र को इनपुट भेजता है और वेंटिलेशन की गति एवं गहराई में वृद्धि करता है। माय डियर, लिम्बिक सिस्टम का मतलब होता है सीमांत प्रणाली। जैसे बहुत सारे हैं, मैं आपको कितना बताऊं। इमोशनल हो जाता है, व्यक्ति का पेन होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, कोई रोग होता है, चोट होता है, यह सब जो है व्यक्ति के श्वसन के, नाड़ी को, जो है ब्लड प्रेशर को, सभी चीज़ों को प्रभावित करता है, बढ़ाता है, घटाता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना, समझ गए। छठा है गुद्दा की अवरोधनी पेशी में तनाव, ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ द एनल स्प्रिंक्टर मसल्स, ठीक है। देख लीजिए, गुद्दा की अवरोधनी पेशी में तनाव के कारण भी श्वसन की गति में वृद्धि हो जाते हैं। आप लोग देखते होइएगा कि आपके जो मल द्वार है उस मल द्वार पर जो मसल्स होता है वह स्प्रिंक्टर होता है, ठीक है, उसके मसल्स को हम लोग स्प्रिंक्टर कहते हैं, ठीक है।
यह एस्फिंक्टर क्या होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। अगर यह एस्फिंक्टर मसल्स अगर काम करना सही से नहीं काम करेगा तो क्या होगा, आप जो है जहाँ मन वहाँ बाथरूम करिएगा, उस पर कंट्रोल ही नहीं रहेगा। जैसे आपको अगर बाथरूम अगर कस कर लग जाए तो आप कैसे अड़ते हैं, और 10 मिनट 15 मिनट आप जितना देर हो सके आप अपने काबू में करके रखते हैं। यह कब होता है, जब आपका मल द्वार का एस्फिंक्टर मसल्स अच्छे से काम करता है तो वह कंट्रोल करके रखता है। लेकिन जब वह एस्फिंक्टर सही से नहीं काम करेगा तो क्या होगा, आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा और मल लगेगा और मल सीधा निकल जाएगा, सीधा वह खुल जाएगा मल द्वार। तो यह जो है श्वसन गति को भी बढ़ाता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होइएगा कि आपका बहुत ज़्यादा अगर बाथरूम तेज लगा हुआ है, एकदम कस के लगा हुआ है, तो आप अड़े हुए हैं तो देखते होइएगा वहाँ पे आपका श्वसन का गति भी जो है बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो वही एस्फिंक्टर जो आपके मल को रोकने का काम करता है, काबू करने का, वह उसमें तनाव होने के कारण उसमें आपके श्वसन की गति में भी वृद्धि हो जाता है। तो आप लोग अभ्यास करते होइएगा, कभी कभी चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, तो यह कुछ कारण है। इसके अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं, चोट लगना, बीमारी होना। ठीक है, लिंग उम्र, लिंग में भी देखते होइएगा छोटे बच्चे में श्वसन की क्रिया बहुत तेज़ी से होती है, समझ गए ना। वयस्क होता है तो उसको कम होता है, बुढ़ापा में होता है तो और कम जाता है। ठीक है, तो लिंग पर भी निर्भर करता है, आयु पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना, जैसे आप लोग किसी फीमेल को देखिएगा, मेल को देखिएगा, दोनों में जो है श्वसन की जो गति होगी वह अलग अलग होती है। तो आयु, लिंग, तापमान, ठीक है, अलग अलग जो है आपके प्रजाति के लोगों में श्वसन की विधि जो है अलग अलग होते हैं, तो प्रजाति भी प्रभावित करता है। ठीक है ना, तो सारे चीज़ों को भावनात्मक कारण भी हो सकता है, इमोशनल, ठीक है ना, होना, इसमें भी जो है श्वसन जो है प्रभावित होता है। तो यह सब चीज़ों को आपको लिखना है, मैंने समझा दिया, यहाँ पे इंग्लिश में दिए गए हैं, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ है। अब कुछ दो ऐसे चीज़ें हैं जिसको आपको समझना महत्वपूर्ण है, आपके बार बार आएंगे समय के साथ। एक होता है मीडियास्टिनम और एक होता है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। तो दोनों को हम लोग देख लेते हैं। मीडियास्टिनम क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, देखिए मीडियास्टिनम का मतलब होता है यह दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित रिक्त स्थान में इंटरप्ल्यूरल स्पेस ऊतकों से निर्मित पिंड जैसी रचना मास ऑफ टिश्यू होती है। जैसे मानिए हमारा जो है यह जो है फेफड़ा है, ठीक है, और इधर भी हमारा जो है फेफड़ा है, इसके बीच में जो हमारा क्षेत्र है यही मीडियास्टिनम कहलाता है, जो ऊतक के बना हुआ एक निर्मित पिंड जैसी रचना होती है। चीज़ों को समझ गए, रिक्त स्थान में ऊतकों का बना हुआ एक पिंड जैसी जो रचना होती है दोनों फेफड़ों के बीच में, यही हमारा मीडियास्टिनम होता है। समझ गए, चलिए यह मीडियास्टिनम वक्ष गुहा में स्थित होती है। अब जाहिर सी बात है, जब फेफड़ा ही हमारा वक्ष गुहा में है तो मीडियास्टिनम तो दोनों फेफड़ा के बीच में ही है, तो वह भी में जो है आपके वक्ष गुहा में ही होगा, जिसमें हृदय व हृदय की बड़ी रक्त वाहिनियाँ, जिस मतलब ये जो मीडियास्टिनम होता है इसमें हृदय व हृदय की बड़ी रक्त वाहिनी, श्वास नली, श्वास ग्रस नली, ठीक है, थाइमस ग्रंथि, लसिका वाहिनी, लसिका पर्व आदि स्थित होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ए ट्रेकिया है, ठीक है, ए ट्रेकिया दो ब्रोंकी में बंटा हुआ है, इधर हमारा एक जो है फेफड़ा समझिए और इधर हमारा फेफड़ा समझिए। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि इससे जुड़ा हुआ यहाँ पे आता है और यहीं पर आप लोग को पता होना चाहिए कि ऐसे कुछ करके जो है आपके थाइमस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे एक रचना बना होता है और यही दोनों फेफड़ों के बीच में मीडियास्टिनम होता है। इसी मीडियास्टिनम से जो है हृदय की बड़ी रक्त वाहिनी, श्वास नली, ग्रास नली, थाइमस ग्रंथि, लसिका वाहिनी, लसिका पर्व आदि जो है इसी मीडियास्टिनम में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो एक चीज़ को आपको समझना चाहिए कि मीडियास्टिनम में क्या क्या होता है, तो ये सारे के सारे चीज़ जो है आपके मीडियास्टिनम में ही होते हैं, स्थित होते हैं। ओके, मीडियास्टिनम समझ गए, चलिए। एंड नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग। हम ये जो दोनों पढ़ा रहे हैं ना, ऊपर वाला जो पढ़ाए हैं और जो हम ये पढ़ा रहे हैं, दोनों नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं। एग्जाम में आपको उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मीडियास्टिनम हो या फिर वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स हो, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। प्राणभूत वायु क्षमता का आयतन प्राण वायु, पूरक वायु एवं परिविष्ट वायु के कुल योग के बराबर होते हैं। माय डियर, अलग अलग जो है हमारा वायु होते हैं, ठीक है, वायु की कैपेसिटी होती है फेफड़ा में लेने की। तो यह कहता है कि ये जो वाइटल कैपेसिटी होता है लंग्स का, यह जो है आपके
प्राणवायु पूरक, ठीक है, प्राणवायु पूरक वायु, ठीक है, प्राणवायु पूरक वायु और परिष्ट वायु, तीन वायु के जो है योग के बराबर होता है, ठीक है, समझ गए। यह वायु की अधिकतम मात्रा होती है, यह फेफड़े में वायु की अधिकतम मात्रा होती है, जिसे व्यक्ति अधिकतम गहरी सांस लेने के पश्चात जो है फेफड़ों से बाहर निकालता है, ठीक है। स्वस्थ पुरुषों की यह क्षमता 4800 ml, ठीक है, और स्त्रियों में 3100 ml तक जो है होता है। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि यह जो है लगभग 3100 से लेकर 6000 ml जो है आपके यह वाइटल कैपेसिटी होते हैं लंग्स का। ml में अगर पूछेगा तो अधिकतम जो है 6000 जो है ml के आसपास वाइटल कैपेसिटी होते हैं। अगर लीटर में पूछेगा तो मानिए लगभग आपके जो है कितना हो जाएंगे, 3.1 लीटर से 6 लीटर जो है आपके यह वाइटल कैपेसिटी हो जाएंगे, समझ गए। लंग्स का सांस से जो हमारा छोड़ने का जो कैपेसिटी होता है यह इतना जो है मौजूद होता है। गहरी सांस के अगर कोई व्यक्ति गहरी सांस लेगा तो वह जो है बाहर निकालने का जो क्षमता है इतना होता है, ठीक है। तो यह वाइटल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेन हो गया। दोनों से ऑब्जेक्टिव पूछता है इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी आप लोग से अगर कोई पूछे कि वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या होते हैं तो उसको बताइएगा कि प्राण वायु, ठीक है, पूरक वायु और परिष्ट वायु, ठीक है। मतलब समझिए वाइटल एयर, ठीक है, सप्लीमेंट्री एयर और रेसिडुअल एयर, इन तीनों को योग को हम लोग वाइटल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेन कहते हैं, ठीक है, समझ गए। जो व्यक्ति जितना अधिकतम गहरी सांस लेने के बाद वह फेफड़ा से बाहर निकालता है वही मात्रा जो है उसका वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। पुरुषों में एवरेज इतना और महिलाओं में एवरेज इतना होता है, बट यह 3100 से लेकर 6000 जो है ml तक इसका होते हैं। लीटर में पूछेगा तो इसी के हिसाब से इतना से लेकर 6 लीटर यह कैपेसिटी होते हैं, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, यहाँ इंग्लिश भी दे दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए अच्छे से, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहना चाहिए। कमेंट कर दीजिएगा कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।